आइए देखते हैं विजयी भव में आज का प्रश्न। पी ब्लॉक की भी बात होगी, एरोमेटिक केमिस्ट्री की भी बात होगी और वेल एम्फोट्रिक नेचर, कई सारी दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। किसके? आज के क्वेश्चन में। कैसे? शुरू करते हैं। A solid P liberated a gas Q when added to water along with a white gelatinous precipitate. Very interesting. We have a white gelatinous precipitate R. R dissolves in NaOH as well as in H2SO4. बहुत ही क्लासिकल एम्फोट्रिक नेचर देखिए, in two separate reactions. Fine. Q is a combustible gas, वो चलाई जा सकती है, colorless, odorless and water insoluble. अब colorless, odorless, water insoluble, combustible gas से बहुत सारी हो सकती हैं, भरोसा नहीं, पर फिर भी देखते हैं आगे क्या है। With excess chlorine, Q forms a heavy liquid S. हाँ, ये बड़ी बात है। क्लोरीन के साथ कोई हैवी लिक्विड बना रही है S, पॉपुलरली यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती थी, ठीक है। इसके अलावा आपको याद हो, हाँ जी, कुछ याद आ रहा है, पायरीन करके एक चीज आती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स में काम आती है। अलॉन्ग विथ अ गैस दैट गिव्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स विथ अमोनिया। हद है, क्लोरीन से रिएक्ट कराया है तो कोई क्लोरीन का तो प्रेजेंस है ही, और डेंस व्हाइट फ्यूम्स विथ अमोनिया, तो एक ही पुश्तैनी गैस थी हमारी पुरानी, कौन सी? HCl। तो हो ना हो HCl मिल रही है साथ में। अच्छा, किसमें? जो गैस Q है, इसने जब क्लोरीन से रिएक्ट किया है तो कुछ मिल रहा है, शायद CCl4 मिल रहा है और HCl गैस मिल रही है। बहुत ही अद्भुत है ये। अच्छा, देखते हैं अब ये CCl4 HCl ये किस गैस के साथ मिल सकते हैं? वेल, क्लोरीन में हाइड्रोजन और कार्बन तो है नहीं, तो Q में ही हाइड्रोजन थी, Q में ही कार्बन था। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों Q से ही आए हैं। आखिर Q कौन है? ये Q, वेल थोड़ा सा सोचिए। अब वापस आते हैं, बोला है कि सॉलिड P लिबरेट बबल्स ऑफ Q। Q किसी किस्म की हाइड्रोकार्बन लगती है। और एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा सॉलिड है जो पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन दे दे? हाँ, कौन से थे? अगर आपको पी ब्लॉक केमिस्ट्री याद है तो आप देखेंगे कार्बाइड्स होते थे जो ऐसा काम करते थे। कौन कौन से? जैसे कैल्शियम कार्बाइड, अगर आपको याद हो, CaC2, ये C2H2 दे सकता था, या एक Al4C3 था जो कि मीथेन दे दिया करता था, या Mg2C3 था जो C3H4 प्रोपाइन या एलीन इस तरह से लिबरेट कर दिया करता था। तो दो तीन अलग अलग वैरायटी हैं, ये सब कहने को कार्बाइड्स हैं। ये एसिटाइड है, ये मीथेनाइड है, ये एलिनाइड है, और ये इस तरह से अलग अलग हाइड्रोकार्बन गैसों के रूप में देते थे। अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो क्या वो पानी में इनसॉल्युबल होगा? हाँ, पानी में सॉल्युबल तो नहीं होगा। फिर वो कलरलेस, ऑर्डरलेस, अक्सर हाइड्रोकार्बन कलरलेस भी होते हैं और ऑर्डरलेस भी होते हैं। कंबस्टिबल होते हैं, बड़े मजे से आग लग जाती है। हाइड्रोकार्बन तो सबके सब जल के CO2H2O बनाते हैं। तो बैठ तो ये जाएंगे। एक आइडिया और आता है, एक सूचना हमने यूज नहीं करी है, व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट, बहुत मशहूर शब्दावली है। व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट टिपिकली लोगों को शक होता है ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का है। और अगर ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का है, और फिर आगे कंफर्म भी किया है, कैसे? NaOH और H2SO4 दोनों में सॉल्युबल है, एम्फोट्रिक नेचर है। क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एम्फोट्रिक नेचर होता है? हाँ जी, होता है। क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एम्फोट्रिक नेचर होता है? बिल्कुल नहीं होता, मैग्नीशियम आयंस एम्फोट्रिक नहीं होते। तो ए ऑप्शन ऑफर करी गई है, P में भी Mg2C3। अगर Mg2C3 होता तो पानी में डालकर उससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट PPD बनता। पहली बात तो जिलेटिनस ना होता, और दूसरी बात, मान भी लें उसको, जिलेटिनस शब्द को छोड़ भी दें, तो भी डिसॉल्व्स इन NaOH। ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम्फोट्रिक नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इन NaOH। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम कोई हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, किसके साथ? NaOH के साथ। तो ये सही है, ए ऑप्शन सही नहीं है। बी देखते हैं, व्हेन हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर Q gives a black deposit। Q क्या है? वेल,
क्यों इनमें से कुछ भी हो सकता था। मैग्नीशियम तो खैर हमने रूल आउट कर दिया, और ये रेयर एनायन मैग्नीशियम के साथ ही था। एल्यूमिनियम के साथ प्लीज नोट सबसे पॉपुलर क्या है, मीथेनाइड। तो मोस्टली तो क्यू और कुछ नहीं, क्यू मीथेन है। और ये बढ़िया भी है, अगर मीथेन होती तो मीथेन को क्लोरीन के साथ, आप वो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ना, मोनोफोटोक्लोरिनेशन, जिसमें आप मिथाइल क्लोराइड बनाते हैं, पर एक्सेस क्लोरीन है तो 1H 2H 3H 4H चारों रिप्लेस हो जाएंगे Cl से, और आपको CCl4 मिल जाएगा। CH4 से मिल गया CCl4, हाइड्रोजन बना लिया HCl, बैठ रहा है। तो हो ना हो ये जो कंपाउंड P है, ये एल्यूमिनियम मीथेनाइड या एल्यूमिनियम कार्बाइड था, जो पानी में डालने पर मीथेन देता है और साथ में देता है AlOH होल थ्राइस, व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट। फिर B है, व्हेन हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर Q गिव्स अ ब्लैक डिपॉजिट। मीथेन को अगर आप गर्म करेंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप गर्म करेंगे और एयर होगी तो आग लग जाएगी। एयर की एब्सेंस में गर्म करेंगे तो एक रिएक्शन होता है जिसे लोग प्यार से कहते हैं पायरोलिसिस। अच्छा, टूट जाते हैं, जी हाँ, और उसमें हमेशा कार्बन सूट के तौर पर भी निकलता है। मीथेन टूटेगी तो क्या बनाएगी, कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे, और तो क्या होगा, है ना। तो क्या ब्लैक डिपॉजिट कार्बन का मिलेगा, जी हाँ। इनफैक्ट रसोई गैस में भी अगर गैस गंदी हो जाती है, ढंग से एयर नहीं मिलती, तो काला धुआं निकलने लगता है, बर्तन काले होने लगते हैं। क्यों, इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, एब्सेंस ऑफ एयर या लेस एयर होती है, तो कार्बन अलग से प्रोड्यूस होने लगता है अगर आप हाइड्रोकार्बन को गर्म कर रहे हैं तो। ऑल्दो वहां हाइड्रोकार्बन दूसरा होता है, ब्यूटेन होती है, पर फिर भी सारे हाइड्रोकार्बन ये करते हैं, वो कार्बन सूट देते हैं। ये ब्लैक डिपॉजिट कार्बन का है। बी सही है, बी तो निश्चित रूप से सही है। सी, when dissolved in K2SO4 H2SO4 mixture it can give R can give a double salt on crystallization। R था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें K2SO4 डालो, ठीक है, और H2SO4 डालोगे तो वो रिएक्ट करके बनाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। K2SO4 आपने ऊपर से डाल दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट नया बन गया। आप कुछ याद आता है, जी हाँ, पोटाश एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, यस इट इज। तो क्या इट कैन गिव अ डबल सॉल्ट ऑन क्रिस्टलाइजेशन, द आंसर इज यस। अगर आप 1:1 मोल रेशियो मिलेंगे तो बिल्कुल सही है ये। And D, S, when treated with phenol and KOH followed by HCl gives salicylic acid। Riemann-Tiemann reaction अगर आपको याद हो, कौन सा जेई का बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, अरोमेटिक कंपाउंड्स में आता है, उसमें अगर आपको ध्यान हो क्या होता है, जी हाँ, अगर आपने क्लोरोफॉर्म ली है तो क्लोरोफॉर्म के साथ आपको सैलिसाइल एल्डिहाइड मिलता है, और अगर CCl4 विद KOH ले लिया है तो आपको उसमें सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। रिएक्शन में याद दिलाता हूं आपको, आपके पास फिनॉल है और KOH। अगर आप CCl4 की प्रेजेंस में इसको काफी गर्म करते हैं, लगभग 300-350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, बड़ा ड्रास्टिक सा रिएक्शन होता है, यील्ड बहुत अच्छी नहीं आती, पर नॉनदलेस आपको मिल जाएगा COO माइनस, यहां पर इस तरह से। क्लासिकल रिएक्शन है, बीच में डाइक्लोरोकार्बीन वगैरह भी बनते हैं और उनके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होता है, और इतने मजेदार प्रोडक्ट आपको इस तरह से मिलते हैं, राइट। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, आप देखें, एंड वेल कीप प्रिपेयरिंग, कीप एंजॉइंग, और केमिस्ट्री पर तो काम करना ही पड़ता है, क्यों, उसी से तो मजा आता है और मार्क्स भी आते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एडवांस, कीप वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। क्यों शेयर करें, वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अरे यार, हमें भी तो मजा आता है, ज्यादा बच्चे देखते हैं तो हमारी भी मन करता है कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाते रहें और डालते रहें। तो अगेन इसलिए इसको शेयर करना बहुत जरूरी है। यही नहीं, आपके लिए एक और अच्छी चीज है, एक फ्री मेंटोरशिप फॉर्म भी इसके साथ अटैच्ड है। ये क्या चीज है, कई बार बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे सवाल इनके जवाब आप लोग दे दें। तो हमारी टीचर्स की टीम उन फ्री मेंटोरशिप क्वेश्चंस के उत्तर आपको 1-to-1 बेसिस पर, या कोई बहुत अच्छे या बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हुए तो वीडियो के बेसिस पर बकायदा चैनल पर भी दे सकती है। ये वो फॉर्म है जिसके माध्यम से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो आपको जो कुछ पूछना है हमसे,
आप उस मेंटरशिप फॉर्म में लिखेंगे, सबमिट करेंगे, वो हम तक पहुंचेगा। और अगर आपको 1 to 1 जवाब देने वाला हुआ तो हम वैसे जवाब दे देंगे। और अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसकी सबको उत्तर देने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है, तो हम उसको बाकायदा अपने चैनल पर भी होस्ट करेंगे। राइट? तो फॉर्म भरिए और मत भूलिए, हम साथ साथ हैं। क्यों? क्योंकि विजय बिल्कुल करीब है। कीप वर्किंग, कीप फाइटिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ योर प्रिपरेशन इज रनिंग माय डियर? कैसी चल रही तैयारी आपकी? हम लोग चल रहे थे 10 क्वेश्चंस का जो प्रोग्राम अपना है विजयी भव का। टुडे दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, जो आपसे प्रॉमिस किया गया था व्यास के प्लेटफॉर्म पे कि डिफरेंट एंगल के फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चंस, मिंगल क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट किए जाएंगे, ताकि एक कॉन्सेप्ट से मल्टी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आए और उससे आप अच्छा कर सकें। ये इस प्रॉमिस के साथ था कि आपके हर हाल में आपके मार्क्स को, आपके मेंटल लेवल को इन्हेंस करेगा ये विजयी भव प्रोग्राम। तो ओके, आज का क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट। आज का क्वेश्चन है, टॉपिक है 3 डायमेंशन से। अब उसमें से क्यूबिक थ्योरी डाला हुआ है। आप देखेंगे टॉपिक तो वहाँ है, बट यहाँ पे 3 आपका जो है क्यूबिक थ्योरी डाला हुआ है, इसका यूज भी करना है। ए वेरिएबल प्लेन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सेस विच आर इक्वल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। मीन्स कह रहा है इसका रूट्स हमारे पास है ए बी और सी। क्या है? ए बी और सी रूट्स इसका है। अपने पास क्या करेंगे, अपने पास यहाँ करेंगे क्या, ऐसे ले लिया लाइन, ये ले लिया, ये ले लिया, यहाँ हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। आपकी मर्जी है, इसे x रखो या y रखो या z रखो। अब कोई प्लेन ले लो, आप कोई प्लेन अपने पास ले लीजिएगा। बाय द वे कोई प्लेन ले लिया हमने, ऐसे एक प्लेन ले लिया, दिस वन प्लेन ले लिया, सही है। अब इसको आप रंग दीजिए ऐसे से, अब इसको रंग दीजिए, आप ऐसे से रंग दें आप। ये प्लेन हमारे पास है, ठीक है। अब क्या करने का है, अब यहाँ करना है क्या, इस प्लेन पे डालना है ओरिजिन से परपेंडिकुलर, दिस वन, ये डाला आपने परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर है जिसका नाम है आपके पास, मान लो क्यू मान लो, इसका वैल्यू हमारे पास है अल्फा बीटा गामा। ये हमारे पास हो गया पी, सही है। एक्स के साथ एंगल हमारे पास अल्फा, सॉरी एक्स के साथ जो भी रहे एंगल, यहाँ पे अल्फा नहीं लिख सकते, यहाँ पे अल्फा नहीं लिख सकते। है ना, इसको नहीं लिख सकते, इसको हटाइए, इसको कुछ नहीं लिख सकते, कुछ एंगल हो गया इसके साथ, है ना। अब देखो तो अल्फा बीटा गामा जब हमने लिया है, अब यहाँ क्या करेंगे। अब आइए आपके पास सिंपल सा इस इक्वेशन प्लेन की बात करें, इस इक्वेशन की बात करें, इसके इक्वेशन की बात करें, इसकी बात करेंगे तो इसका इक्वेशन हो गया प्लेन का इक्वेशन। मैं लिखता हूँ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। इन केस ऑफ 2D होता था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 होता था। 3 डायमेंशन है तो जेड अपॉन सी भी अपने पास आ गया। ये प्लेन का इक्वेशन है, कहाँ, जहाँ पे क्या है, ये ए बी सी इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, ये इसका इंटरसेप्ट है, राइट। अब इसको मुझे चाहिए क्या, अब चाहिए प्लेन का इक्वेशन। इसी को कन्वर्ट करो आप ऐसे, इसको कन्वर्ट करो आप ऐसे। ये मैं लिखता हूँ आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से देखो तो ये एल हमारे पास यहाँ से डिवाइड होगा, ये एम डिवाइड होगा, ये एन डिवाइड होगा। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ ए का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया पी बाई एल, बी का वैल्यू हो गया पी अपॉन एम और सी का वैल्यू हो गया पी अपॉन एन, राइट। सी का वैल्यू अपने पास हो गया पी अपॉन एन। ये वैल्यू हमारे पास एबीसी के वैल्यूज आ गए, राइट। अब अपन क्या करते हैं भाई, अब यहां से करता हूं मैं, लेट पी बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से है, इस पे हमारे पास प्लेन हमारे पास है। लेट पी बी द परपेंडिकुलर drawn from origin, okay, 0 0 0 to the normal, to the plane,
टू द प्लेन, सही है, हुज, किसका, इस परपेंडिकुलर का जो हमारे पास जो ये होगा, इसकी बात करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया L, M, N, इसकी बात करेंगे। हुज DCs आर L, M, N, ओके, रेस्पेक्टिवली। अब यहां से क्या करोगे, अब यहां लिखेंगे, यहां से अलग से Q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब मुझे स्पेस चाहिए, अब स्पेस कहाँ से लाएंगे, तो इसी में मैं दोबारा रब करता हूँ, मैं यहाँ से दोबारा रब करता हूँ, यहाँ से अब लिखता हूँ क्या, यहाँ से दोबारा रब करता हूँ मैं, अब लिखता हूँ मैं Q हमारे पास क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो Q का वैल्यू लिखता हूँ मैं, सीधे लिखता हूँ आपके पास Q के लिए, ये हमारे पास अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये हो क्या गया, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया आर, याद करोगे एक्स होता है आर कॉस अल्फा, आर हमारे पास परपेंडिकुलर पी है, तो ये अपने पास हो गया पी ऑफ एल, बीटा क्या होगा भाई, पी ऑफ आपका एम, ये हो गया पी ऑफ एन, दिस आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा, आर कॉस गामा, ऐसे बोलते हैं आप। ये अपने पास पॉइंट्स हो गया। अब पॉइंट्स हो गया तो अपने को करना क्या है, अब यहाँ का काम खत्म हो गया, अब इसका रोल खत्म हो गया। अब अपने को रोल क्या निकालना है, अब इस क्यूबिक का इक्वेशन का यूज करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है। अब जो इक्वेशन दिया है उसका यूज करोगे। अब इक्वेशन में अपने पास क्या है, एक करेंगे सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से मैं निकालता हूँ, यहाँ से क्या लिखोगे, आपके पास क्या है, ये ए बी सी के फॉर्म में है, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया माइनस क्यू, इसकी जरूरत पड़े तो ठीक है, हमें तो लोकस है अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में यूज करना है, तो यहाँ से लिखेंगे समेशन ऑफ ए बी, है ना, तो समेशन ऑफ ए बी की बात करेंगे। अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो समेशन ऑफ ए बी का मतलब हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये अपने पास कितना हो गया, ये अपने पास हो गया 5, ये अपने पास हो गया 5, और ए बी सी को एलिमिनेट करके अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में ले आओ, अब फाइनली वही आपका लोकस बनेगा। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ क्या, देखिए, तो अब यहाँ से मैं लिखता हूँ, देखिए क्या करेंगे, अब मैं यहाँ से ए बी सी का वैल्यू लिखता हूँ। जरा ए का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, ए का वैल्यू हमारे पास था, कुछ वैल्यू लिखा था हमने, ए का वैल्यू लिखा था पी वाई एल, बी का वैल्यू लिखा था पी वाई एम, और सी का वैल्यू लिखा था पी वाई एन, राइट। तो देखो, तो ए बी क्या हो गया, पी स्क्वायर बाहर निकाल लो, पी स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो 1 बाई एल एम, 1 बाई एम एन, और ये हो गया 1 बाई एन एल, दिस वन एंड दिस इक्वल्स टू 5। अगेन एल एम एन का वैल्यू अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर दीजिए, अल्फा बीटा इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो हमारे पास देखो तो क्या हो गया, अब यहाँ से एल का वैल्यू लाओगे, अब यहाँ से एल का वैल्यू लाओगे, इसके साथ कोऑर्डिनेट करो, इसको इसे कोऑर्डिनेट करोगे तो देखो एल क्या हो गया, तो ये अपने पास हो गया पी स्क्वायर। अब एल की बात करोगे तो अल्फा बाई पी, यहाँ हो गया हमारे पास अल्फा, ऊपर हो गया पी, राइट। एम क्या हो गया, ये हो गया बीटा, ऊपर हो गया पी, तो हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर बाई बीटा गामा, ये हो गया आपका पी स्क्वायर बाई गामा अल्फा, एंड दिस इक्वल्स टू पी, राइट। अब कुछ नहीं करने का, बाहर क्या आ गया अपने पास, बाहर आ गया पी के पावर 4, राइट। ये हो गया आपका 1 बाई अल्फा बीटा, 1 बाई बीटा गामा, 1 बाई गामा अल्फा, एंड दिस इक्वल्स टू 5। कुछ नहीं करने का, अब पी का वैल्यू दीजिए, पी इज नथिंग बट पी हमारे पास हो गया, दिस पी हमारे पास हो गया रूट अंडर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर, ये पी का वैल्यू हो गया हमारे पास। तो यहाँ पावर 4 है, तो ये अपने पास मैं सीधे लिखता हूँ रिक्वायर्ड लोकस क्या हो गया, जहां जहां आपके पास रिक्वायर्ड लोकस में जहां जहां आपके पास ये दिखे अल्फा बीटा गामा दिखे, अल्फा को एक्स में, बीटा को वाई में और गामा को जेड में आप रिप्रेजेंट करते हो, तो आपके पास लोकस हो गया। तो लोकस हो गया पी का पावर 4 हो गया वहां पे, तो वो हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिस होल स्क्वायर एंड 1 बाई एक्स वाई, राइट, 1 बाई वाई जेड, राइट, 1 बाई जेड एक्स, एंड दिस इक्वल्स टू 5। ये आपका आंसर हो गया, एंड दिस इज द लोकस माय डियर।
ये लोकस हो गया, तो लोकस में अपने पास ये आंसर आया। अब बाय द वे अपने पास आपने कहा सोचा होगा सर इसको आपने यूज क्यों नहीं किया a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू माइनस क्यू को? इसलिए कि अपने सारे रिजल्ट जो है 5 के साथ कनेक्टेड है, 5 के साथ कनेक्टेड है, 5 के साथ कनेक्टेड है। P और Q में हमें कुछ नहीं चाहिए था, अदरवाइज वहां से भी लोगों निकलता a प्लस बी प्लस सी को क्यू लाते, माइनस क्यू यूज करते, तो वहां से ए बी सी का वैल्यू फिर से यहाँ से पी वाई एल ऐसे लाके लाते अब वैल्यू में, वो भी हमारा लोकस बनता। आखिर अपने को तो लोकस यही चाहिए, लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर, सो दैट विल बी द लोकस माय डियर। ओके, तो जो क्वेश्चन में ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। सो दिस इज द लोकस ऑफ ए प्लेन, है ना, at the point alpha beta gamma, where this alpha beta gamma is what? This is the foot of perpendicular drawn from origin, okay, to the plane. प्लेन पे origin से डाला गया जो लंब है, उस लंब का कोऑर्डिनेट जो है फूट ऑफ परपेंडिकुलर, जो आपका परपेंडिकुलर है ना, उसका जो आपका कोऑर्डिनेट है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उसका हमने निकाला क्या? लोकस निकाला। तो ये हमारे पास था, कितना सिंपल। मैं देखता हूँ ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत घबराते हैं। 3 डायमेंशन 90% बच्चे का खराब होता है। 3 डायमेंशन का मतलब बच्चे समझते हैं डिस्टेंस फार्मूला और डायरेक्शन कोसाइन की बात सोचते हैं, स्ट्रेट लाइन प्लेन में बच्चों का हवा हवाई हो जाता है। तो हमारी कोशिश है बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको टेक्निकली पॉइंट को देखते हुए आपको दिमाग में तरीके से समझा दिया जाए, आपको आसानी से इस बात को कम्युनिकेट कर दिया जाए कि क्वेश्चन में डरना नहीं है, डर को भगाना है। पहले कहा था डर को भगाना है, डर गए तो खत्म हो गया सब कुछ। तो एंजॉय करो, enjoy your life my dear, enjoy with the question, have a nice day, see you again next time, bye bye, take care. Welcome to Vyas Certification Quota. Today we are ready with our 5th question. I hope you have attempted this particular question. Many ideas are involved in this particular question, a standard question of thermodynamics. Let us see what it says. There is 1 mole of an ideal monoatomic gas, so be careful, gas is monoatomic and the amount of gas is 1 mole. It is taken round a cyclic process ABCA. This is the cycle, ABCA cycle is there, with temperature at A being T0. A पर जो temperature है वो T0 है। तो अब हमें find out करना क्या है? Work done in 1 cycle is RT0. Ratio of heat rejected along CA जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ जो हीट रिजेक्ट हो रही है, टू हीट अब्जॉर्ब्ड अलोंग AB में जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है उसका रेशियो कितना है ये हमें चेक करना है। यहाँ दिया हुआ है 5/6 है या नहीं चेक करना है। पहले में वर्क डन इन द साइकिल RT0, ये हमें चेक करना है या नहीं। नेट हीट अब्जॉर्ब्ड अलोंग द पाथ BC, B से C पाथ में हीट अब्जॉर्ब कितना हो रहा है RT0/3 है या नहीं ये चेक करना है। मैक्सिमम टेम्परेचर इन द साइकिल इज 25 T0/8। कितना मैक्सिमम टेम्परेचर होगा इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में? यहाँ तो T0 है लेकिन साइकिल में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, कहाँ होगा, ये हमें पता लगाना है। सो दीज आर द 4 थिंग्स वी नीड टू चेक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक्स का पूरा यूज़ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो उसे अब हम देखें। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो है वर्क डन। वर्क डन यानी उस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन यानी एरिया अंडर द कर्व। क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एरिया पॉजिटिव, एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व में अगर हम देखें दैट इज़ हाफ इनटू हाइट इनटू बेस। एक बार हम डायग्राम दोबारा देख लें, हाइट कितनी है, बेस कितनी है। हाइट इसकी 3P0 माइनस P0 यानी हाइट जो है वो 2P0 है और बेस जो है 2V0 माइनस V0, बेस जो है वो V0 है। तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस वो कितना हो रहा है, हाइट 2P0 है, बेस V0 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एरिया है वो कितना होगा, 2P0 हाइट है, V0 बेस है, ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, तो P0 V0 जो कि RT0 के बराबर है क्योंकि N 1 मोल है, यानी पहला ऑप्शन सही है। दूसरे में अब देखें CA प्रोसेस कैसा प्रोसेस है। CA में वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है,
यानी आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में हीट रिजेक्ट कितना होगा ये हमें पता लगाना है, यानी NCP डेल्टा T है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, तो उसके लिए Cp की वैल्यू 5/2R है, ठीक है। और टेम्परेचर पे गौर करें, C से A में, C पर वॉल्यूम 2 V0 था और A पर वॉल्यूम V0 है, तो C पर टेम्परेचर 2 T0 था, A पर टेम्परेचर T0 है, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर यानी -5/2 RT0 है। -5/2 RT0 है, मतलब टेम्परेचर जो एनर्जी है वो कम हो रही है यानी रिलीज़ हो रही है। यानी रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो फिर हम ये साइन नहीं लेंगे। 5/2 RT0 ऑलरेडी हम रिलीज्ड कह रहे हैं, तो इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब AB प्रोसेस देख सकते हो, AB प्रोसेस जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट सप्लाइड जो है वह NCV डेल्टा T दैट इज़ 1 मोल ऑफ गैस है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो CV की वैल्यू 3/2R है। टेम्परेचर कितना है, A पर प्रेशर P0 है, टेम्परेचर T0 है, B पर प्रेशर 3 P0 है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर 3 टाइम्स है यानी 3 T0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो ये 2 T0 हो गया इंटू 3/2R यानी 3R T0। तो हीट जो है सप्लाई जो है AB प्रोसेस में वो 3R T0 है। तो इनका रेशियो कितना होगा, हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो 5/2 RT0 है, हीट जो सप्लाई हो रही है वो 3 RT0 है, तो यहाँ से रेशियो जो है दैट इज़ 5/2/3 यानी 5/6, यानी बी ऑप्शन भी सही है। अब नेक्स्ट सी पार्ट में हमें क्या कहा गया है, बी सी पार्ट में जो वर्क डन है वो कितना है देखें, और एनर्जी में चेंज कितना है ये पता लगाना है, जिससे कि हमें हीट का पता चले, क्योंकि बी से सी वाली जो प्रोसेस है वो एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो हम दोबारा उस ग्राफ को देखें। इस ग्राफ में अगर अब हम नोटिस करें, यानी जो नेट हीट अब्जॉर्ब्ड अलोंग द पाथ BC, इसके लिए हमें एरिया चाहिए और टेम्परेचर में चेंज चाहिए, तो एरिया अंडर BC ग्राफ यानी ये पूरा एरिया मतलब ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कितना, हाफ इंटू 2P0 इंटू V0, ये ट्रायंगल का एरिया है। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, बेस इसका V0 है, हाइट P0 है, तो रेक्टेंगल का एरिया P0 V0 है। तो B से C प्रोसेस में जो टोटल वर्क डन है वो यहाँ से P0 V0 और यहाँ से P0 V0, तो टोटल एरिया हमें यहाँ से मिल गया 2P0 V0। यहाँ से देख सकते हैं 2P0 V0 ये टोटल एरिया है यानी टोटल वर्क डन है, दैट इज इक्वल टू 2R T0। तो ये वर्क डन है। अब C से B में टेम्परेचर जो है वो P पॉइंट पर टेम्परेचर यानी ऊपर B पॉइंट पर टेम्परेचर 3 T0 था, C पॉइंट पर टेम्परेचर 2 T0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो NCV डेल्टा T। मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू 3/2R, तो यहाँ से हमें डेल्टा UCB जो है वो B से C जो है वो 3/2 -3/2 RT0 है। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, तो 2RT0 -3/2 RT0, तो हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो हाफ RT0 है, जबकि ऑप्शन में RT0/3 दिया हुआ है, यानी सी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन गलत है। अब हम डी पार्ट को देखें। डी पार्ट में पूछा है कि उस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या होगा। मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या होगा, यानी हम पहले तो प्रेशर और वॉल्यूम के वेरिएशन का जो ग्राफ है उसको देखें। प्रेशर वॉल्यूम वेरिएशन का ग्राफ, अब हम स्टार्टिंग में आए, यहाँ पर इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप जो है वो देखें। इस ग्राफ के लिए tan थीटा की वैल्यू हम देखें,
tan थीटा कितना है, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से हाइट जो है वो 2p0 है, बेस जो है वो v0 है और ये नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ से हम अब देखें स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को नोटिस करें कि -2p0 बाई v0 ये स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है नेगेटिव स्लोप का, y इक्वल टू mx प्लस सी। इनिशियल कंडीशन पुट करके हम c की वैल्यू मिलती है 5p0। तो ये उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो उस लाइन के अलोंग टेम्परेचर जो है आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम लिखें T इज इक्वल टू PV बाई NR, n की वैल्यू 1 मोल है तो T इज इक्वल टू PV बाई 1 इंटू R। P की वैल्यू यहाँ से हमने इक्वेशन में रख दी तो हमें ये मिला। यहाँ से हमें टेम्परेचर का वॉल्यूम के टर्म्स में हमें रिलेशन मिल गया। अब हमें टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो dt बाई dv ज़ीरो करेंगे। dt बाई dv हमने ज़ीरो किया तो इस इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो से इक्वेट किया तो 5p0 बाई r और यहाँ से ये 2v तो 4p0 v बाई r v0 ये ज़ीरो के बराबर है। यहाँ से हमें ये वॉल्यूम की वैल्यू मिली। इस वॉल्यूम की वैल्यू को हमने वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दिया जिससे हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिला। तो वॉल्यूम जहाँ जहाँ है वहाँ 5/4 V0 हमने पुट कर दिया, उसका स्क्वायर यानी 25/16 V0 स्क्वायर। इसे पुट किया तो हमें ये रिलेशन मिला P0 V0 बाई R यानी ए पॉइंट पर जो टेम्परेचर है T0 दैट इज़ इक्वल टू 25/8 T0। यानी इस बात में मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो 25/8 T0 के बराबर है। और ये कब मिलेगा, जब उसका वॉल्यूम 5/4 V0 के बराबर है। यानी हमारा जो डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, वो भी सही है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने थर्मोडायनामिक्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, CP, CV, इन सब का यूज़ कर लिया। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिससे थर्मोडायनामिक्स का पूरा यूज़ है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।